नमकीन के पैकेट, चिप्स के कार्टून और इनके पीछे छिपा एक पूरा ड्रग नेटवर्क। यूपी से नेपाल और झारखंड से बांग्लादेश तक सप्लाई, जिसका दिमाग एक व्यापारी का जिसे कोई जानता भी नहीं था। नाम उसका सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपने ये नाम कभी सुना नहीं होगा। नाम है उसका शुभम जायसवाल। ये वही शुभम जायसवाल, ये वही ड्रग नेटवर्क जिसके कारण सैकड़ों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया इस ड्रग ने। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रमेश सोलंकी। आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट का विशेष कार्यक्रम क्राइम स्पेशल। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं यूपी के सबसे बड़े माफिया ड्रग नेटवर्क का वो सच जो महीनों तक पुलिस और एजेंसियों की नजरों से बचा रहा। एक ऐसा नेटवर्क जिसमें फर्जी फर्में थी, इंटरनेशनल चेन सप्लाई थी और वो चालक दिमाग जिसने बच्चों की जिंदगी से लेकर पूरे राज्यों की सुरक्षा तक को खतरे में डाल दिया। यह कहानी हकीकत की है। यह कहानी उस छोटे कोडीन नेटवर्क मेडिकल सप्लायर की है जिसने यूपी, झारखंड, बिहार और नेपाल तक अपना अवैध साम्राज्य खड़ा कर लिया, वो भी नमकीन और चिप्स के पैकेटों के पीछे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस की आंख फैलती चली गई, क्योंकि यह कोई छोटी मोटी तस्करी नहीं थी। यह पूरा इंटरस्टेट कोडीन नेटवर्क था। गाजियाबाद और वाराणसी में शुभम ने 2 बड़े गोदाम बना रखे थे। यहीं से कप सिरप की पेटियां निकलती थी। उधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और आगे नेपाल, बांग्लादेश तक। यूपी में कोडीन मिक्स कप सिरप सप्लाई के मामले में आगरा, लखनऊ, कानपुर और जौनपुर में फर्जी फर्म से एक कप सिरप सप्लाई की एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले की जांच से एक संगठित गिरोह का पता चला। समय 18 अक्टूबर, स्थान सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। यहां पर आबकारी विभाग ने 2 कंटेनर पकड़े। ऊपर चिप्स और नमकीन के पैकेट और अंदर 11,967 बोतलें कोडीन मिक्स सिरप की। इसको सरकार ने बैन भी कर दिया है। पूछताछ में सामने आया कि यह माल सोम जायसवाल की फर्म से भेजा गया था। यहीं से पूरे नेटवर्क की परतें खुलनी शुरू हुई। जैसे ही रिपोर्ट डीजी मुख्यालय पहुंची, डीजीपी राजीव कृष्ण ने ताबड़तोड़ जांच के आदेश दे दिए। बीजेपी सरकार है, पुलिस भी अलर्ट है पूरी तरह से। 15 दिन की पड़ताल के बाद गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में एक बड़ी एफआईआर दर्ज हुई। इसमें कुल 17 लोग नामजद। इसी एफआईआर में शुभम जायसवाल भी शामिल था। छापों में 3.5 करोड़ रुपए का कोडीन सिरप बरामद हुआ। 3.5 करोड़। जांच में नई बातें सामने आई कि शुभम सिर्फ दवा सप्लायर नहीं था, वो पूर्वांचल के एक बड़े बाहुबली का करीबी था। ये सच है। इतना बड़ा काम कोई छोटे मोटे आदमी के साथ नहीं होगा। बड़ा दिमाग, बड़ा ताकतवर कोई व्यक्ति होगा है। यहीं से पूरा मामला और गंभीर हो गया। डीजी मुख्यालय ने तुरंत एक एसआईटी टीम का गठन किया। लेकिन जैसे ही एसआईटी टीम हरकत में आई, शुभम और उसका साथी आसिफ दोनों फरार हो गए। 15 नवंबर वाराणसी में क्या हुआ? ड्रग कंट्रोल विभाग ने दूसरी एफआईआर दर्ज कर दी। यहां खुलासा हुआ कि शुभम के नेटवर्क में 28 फर्जी फर्में चल रही थी। 1-2 नहीं, 28 फर्जी फर्में। कुछ फर्में ऐसी थी जिनके न मालिक मिले न कोई पता मिला, सिर्फ कागजों पर मौजूद थी। तो भैया रजिस्ट्रेशन कैसे देते हैं? यहां पर कुछ तो है कमी। जब फर्म कोई रजिस्टर्ड होती है तो उसका एड्रेस जांच भी होती है, लेकिन यहां तो कोई एड्रेस भी नहीं है, कोई उसका ऑनर भी नहीं है। जांच में सामने आया कि झारखंड की जिस फेमस
सैली ट्रेडर्स के नाम पर बड़े बिल बनते थे। वो फर्म शुभम के पिता भोला प्रसाद की थी। फर्जी बिलिंग के नाम पर सिरप पहुंच रहा था प्रयागराज, लखनऊ, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, गाजीपुर, भदोही और सोनभद्र तक। कोरोना से पहले शुभम एक आम मेडिकल सप्लायर था, लेकिन महामारी के दौरान विदेशी प्रतिबंधित दवाओं की डिमांड बढ़ी और शुभम ने इस अवैध धंधे में अपना कदम रख दिया। फिर उसने पूर्वांचल के एक बाहुबली से हाथ मिला लिया। उसके बाद फर्जी फर्में, फर्जी कागज, गोदाम, सप्लाई, इंटरनेशनल रूट, पूरा नेटवर्क रातों रात खड़ा कर दिया। हिमाचल की फैक्ट्री से बल्क में सिरप आता था, गाजियाबाद के गोदाम में जमा होता था और फिर फर्जी फर्मों के नाम से आगरा, लखनऊ, वाराणसी होकर झारखंड, बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल तक भेजा जाता था। बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद कोडिन मिक्स कप सिरप की मांग बढ़ गई, कई गुना मांग बढ़ गई थी। इस बढ़ती डिमांड का फायदा उठाते हुए शुभम ने वाराणसी, बड़ी मात्रा बिहार में भी फर्जी फर्मों के नाम पर सप्लाई चालू कर दी। उसकी नेटवर्किंग इतनी मजबूत थी कि हर राज्य में अलग अलग फर्जी दस्तावेजों पर माल भेजा जाता था। इस पूरे नेटवर्क में बेहद प्रोफेशनल तरीके से काम चलाया जा रहा था। हर राज्य में अलग अलग दस्तावेज, अलग अलग फर्जी नाम, अलग अलग जीएसटी, सब कुछ अलग था। सब कुछ इतनी सफाई से किया गया कि महीनों तक कोई पकड़ ही नहीं पाया इनको। अब तक शुभम के नेटवर्क पर 5 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, सोनभद्र, गाजियाबाद, वाराणसी और जौनपुर में। इनमें से 4 एफआईआर में उसके पिता भोला प्रसाद और सैली ट्रेडर्स भी नामजद हैं। एसआईटी अधिकारी के अनुसार शुभम अपने साथी आसिफ के साथ दुबई भाग चुका है। सोच रहा बच जाए, लेकिन क्या पुलिस से बच पाएगा? पुलिस ने भी साफ कह दिया है कि नेटवर्क बहुत बड़ा है और जल्द ही और कई बड़े नाम आएंगे और गिरफ्तार होंगे। लेकिन सोचिए, जो चीज हम फिल्मों में देखते थे वो आज हकीकत में हो रहा है। आप फिल्मों में देखते हो फर्जी नेटवर्क कितना बड़ा बन जाता है, दवाओं के गोदाम, फिर उसमें हीरो आता है, तोड़ फोड़ करता है, धूमधाम करता है। और सुनो, और बड़ी बात तो यह है कि एक शुभम है जिसके अवैध कारोबारी पर अब गाजगिरी है। कितने दिन से चला रहा है अपना फर्जी नेटवर्क, कितनी जानें ले ली, कितने नशेड़ी बना दिए शुभम ने। और एक ही शुभम नहीं है, अभी जहां चाहो तो न जाने कितने ऐसे शुभम होंगे जो भारत में इस तरह का गोरख धंधा अपना चला रहे हैं। इसके लिए भारत के कानून में बदलाव की जरूरत है, नहीं तो प्रतिदिन हम अपने बच्चों को, बुजुर्गों को अपनी आंखों के सामने मरता देखेंगे। आपने देखा था बीच में सिरप का कितना हल्ला हुआ, कितने जिनका कोई एक बच्चा है, कितनी मन्नतों से बच्चा पैदा हुआ, बीमार हुआ, उसे सिरप दिया गया, सिरप ने जान ले ली, घर पूरा खत्म हो गया। ऐसे दुष्टों को, जो पैसे के लालची हैं, वो किसी की जान की चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते। उन्हें तो पैसे की आवश्यकता है, चाहे कोई मरे। बच्चा भगवान का रूप होता है और बच्चों को इस तरह से सिरप पिला करके उनकी मौतें हो गई। ऐसे तस्कर पर बड़े से बड़ा कोई कानून के अंतर्गत केस होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की सिरप से तमाम सारे बच्चों की मौत का मामला मध्य प्रदेश में सामने आया था। उसके बाद जांच तेज हुई, एसआईटी से जांच कराई और लगातार अवैध कारोबार पर कार्रवाई जारी। उसके कई जगह ऐसे सिरप के मामले, केस आए जिनसे मौत हो गई थी। शुभम जायसवाल भले ही देश छोड़कर भाग गया हो, लेकिन उसके काले नेटवर्क की परतें अभी खुलना बाकी हैं। 28 फर्जी फर्में, 5 एफआईआर, इंटरनेशनल रूट। और सबसे बड़ा सवाल, क्या शुभम वाकई अकेला था
या उसके पीछे कोई और बड़ा नाम था जिसने सैकड़ों बच्चों की जान ले ली, जिसका खुलासा होना अभी बाकी है। एसआईटी की जांच जारी है, छापेमारी का दायरा बढ़ रहा है और यूपी पुलिस साफ कह रही है कि जो भी इस नेटवर्क से जुड़ा है, कितना बड़ा नेता हो, कितना बड़ा व्यक्ति हो, कोई बच नहीं पाएगा। कोडीन माफिया का यह खेल खत्म होने की कगार पर है, लेकिन कहानी अभी बहुत बाकी है। और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि आप जो दवा ले रहे हैं उसे देख कर लें, क्योंकि बहुत से अकेले शुभम की कहानी बताई है, लेकिन नगर नगर में बहुत से मेडिकल स्टोर हैं ऐसे जो कि सस्ती दवा दे देते हैं। अब कंपटीशन का दौर है, दवाओं की कीमत 20 रुपए, लेकिन वो 18 रुपए में दे रहा है। तो आप समझ रहे हो कैसी दवा है। हम सोचते हैं कि मेडिकल वाला सस्ता है, उसी पर भीड़ लग जाती है। देख कर दवा लें, कहीं हो सकता है कि आपके साथ, आपके परिवार के साथ कहीं मौत की सौदा तो नहीं हो रही दवा के रूप में, पैसे के रूप में। और जो ऐसे तस्कर हैं, जो ऐसा व्यापार करते हैं, जो पैसे के लिए जान की परवाह नहीं करते, भगवान से कुछ तो डरो। उसका बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है, कल आपका भी बच्चा मरेगा तब कष्ट होगा। फिल्मों में देखा है, जो बड़ा डॉन होता है वो मारता है सीधे साधे लोगों को, जब उसे हीरो मारता है तब कहता है भगवान के लिए मेरे बच्चे को माफ कर दो। हीरो कहता है तूने कितने मारे थे, उसकी सजा मिलेगी। तो जो ऐसा गोरख धंधा करते हैं, कुछ तो शर्म करो। आप अपने पैसे वाले बनने के लिए लोगों की जान की परवाह नहीं कर रहे हो। तो मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा, दवा सोच समझ के लें। और दर्शकों से एक अपील जरूर करूंगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। ऐसे जो गोरख धंधा कर रहे हैं, जो पैसे के पीछे कोई किसी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, कानून ताक पर रख देते हैं, ऐसों के लिए क्या सजा हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगले एपिसोड में जुड़ने के लिए आप हमें अपना प्यार देते रहें। और आपके पास कोई ऐसी स्टोरी है जो वास्तव में समाज को जागरूक करे, तो हमें अवश्य भेजें और अपना प्यार बनाते रहें। धन्यवाद।